Hello to everyone. I welcome you all on अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने डैफ के बारे में। आई नो आपका डैफ जो है परसों एक्टिवेट हो गया था। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंस ऑफ योर डैफ, और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डैफ की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इस जो सेक्शन होगा, जो भी बात हम लोग करेंगे, वो आपका इंटरव्यूअर जो है, एसेसर है, पैनल है, उसको बहुत तरीके से वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। सो आपने बहुत तरीके से इस सवाल इन चीज़ों को, इस डैफ को हैंडल करना है। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट योर डैफ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमने 9 तक कंप्लीट कर लिया था। हमारा पॉइंट था जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, अब देखिए, इसमें है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू राइट, ऑब्वियसली 10th या इक्वलेंट, 12th या इक्वलेंट, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये आपके पास सेक्शंस होंगे। यहाँ पे आप डिविजन्स लिखेंगे, यहाँ पे आप परसेंटेज लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे CGPA अगर है उस हिसाब से है तो वैसा आप लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग लिख सकते हैं और सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। नाउ एक पॉइंट है जो मैंने भी गलती की थी अपने दोनों डैफ के टाइम पे, आप थोड़ा सा उससे पीछे हटिएगा। 10th और 12th में तो आप लिख दीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, 12th लेवल। उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन होगा, जैसे बीकॉम है, BSc है, बीटेक है, वॉट एवर इट इज, जस्ट राइट इट डाउन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, जस्ट राइट इट डाउन कॉमर्स सब्जेक्ट्स, जस्ट राइट इट डाउन केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, राइट। इसके पीछे अब देखो, मैंने तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लिखे थे जो मेरे सब्जेक्ट्स थे, लेकिन जनरली जो सामने वाले इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनके पास एक थोड़ा ऑप्शन हो जाता है देखने का कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ, राइट। तो उस सिचुएशन में इंटरव्यूअर के पास ज़्यादा कंटेंट होता है सवाल पूछने के लिए। तो जनरली आप बोला जाता है कि ये इतना डिटेल में मत लिखो, बचने के लिए कि हाँ, उसके दिमाग में कोई सवाल होगा तो पूछा जा सकता है, नहीं तो ओके है। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता अपने इन सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में मैंने संस्कृत पढ़ी थी, है ना। तो जब मैं अपने मॉक टेस्ट देता था, मॉक इंटरव्यूज देता था, तो मुझे ये भी बोला जाता था कि संस्कृत जो है ना, आपने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, उसमें भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बट उस टाइम पे तो मैं हाँ कर देता था, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस पर्सन होते थे। बट मुझे ये लगता है कि ये जो संस्कृत है, ये जो 10th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तो चलो जिंदगी भर ही पढ़ते रहते हैं, बट जो सब्जेक्ट हमने पहले छोड़ चुके हैं, उनको आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एक बार बेसिक ही पढ़ लो। यार, बेसिक के चक्कर में यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, जिसका आउटपुट कुछ नहीं होता। आपके कोई भी ऐसा पॉइंट डैफ के अंदर उनको इंटरेस्टिंग लगा, वो उसी पे ही आधे घंटे का आपका इंटरव्यू ले लेंगे, है ना। तो आपने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना कि संस्कृत है तो संस्कृत का ही पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ये तो चलो आगे की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्लैरिटी हुई है कि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स को बहुत लिमिटेड रखना है। यहाँ पे आप जितना लिखना चाहते हैं, इट इज़ ऑल योर थॉट, बट मेक श्योर कि जो भी आप लिखेंगे उसको आप जस्टिफाई कर पाए, ठीक है। ये वर्ड जो है जस्टिफाई वाला दोबारा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब ये हो गया। उसके बाद पूछा गया है नेम ऑफ द स्कूल या इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी। कोई बात नहीं, आपने पंजाब बोर्ड से किया है, आप हिमाचल बोर्ड से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। ये यहाँ से ये जनरली ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन से आपने क्या किया, है ना। अगर मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो ग्रेजुएशन से आपने अभी तक क्या किया, सिर्फ पढ़ाई की, सिर्फ UPSC की तैयारी की, तो ये चीज़ उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वो चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ पॉजेसिव होके UPSC के पीछे ना लगा रहे। दे नेवर वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, राइट। तो उस चीज़ के लिए भी टैकल करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। और यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर दीजिए, वो हम बाद में करते हैं। उसके बाद इस तरीके से है, राइट। नेक्स्ट सेक्शन है आपका NCC B या C सर्टिफिकेट। अब मैं इसमें 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखो, जिस बच्चे ने भी NCC रखी है,
दैट इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ठीक है, वहां पे एसेंशियल नहीं है कि आपको एनसीसी करनी ही है तभी आपको इंटरव्यू के लिए मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ये डिजायरेबल है। दैट मीन्स अब क्या है, देखो इसके ऊपर मैंने एक दो चीजें बोली भी हैं, आई थिंक आपको ये सारी चीजें विजिबल है ना? देखो विजिबल है तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी है थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी मैं फ्लो में हूं तो थोड़ा ठीक है। सो फ्लो में मैं चीजें बता रहा हूं आपको कि एनसीसी के ऊपर क्या पॉइंट हो सकते हैं। देखो आपने बी सर्टिफिकेट होल्डर है या आप सी सर्टिफिकेट होल्डर है, मेजरली ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रखा जाता है एनसीसी के अंदर कि बी वाला है तो उसको कम दो, सी वाला है तो उसको ज्यादा दो, राइट। आप एनसीसी के सर्टिफिकेट होल्डर हैं और आप जो है आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 5-7 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप उस एनसीसी वाली पर्सनालिटी को उनके सामने हाईलाइट कर पाओगे। यू गॉट द पॉइंट। आपने यहां पे ओके लिख दिया ना, तो उसके बाद क्या है, यू हैव टू जस्टिफाई योर पॉइंट, व्हाई आई एम अ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, मैंने क्या क्या एनसीसी में किया हुआ है। हर एग्जाम्पल, एक पॉइंट और मैं बताता हूं, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल दोगे ना, जैसे मुझसे पूछा गया था कि आपने एनसीसी से क्या 3 चीजें सीखी, तो मैंने सिर्फ ये नहीं बताया यूनिटी, डिसिप्लिन, है ना, उसके बाद लीडरशिप और ये सब, मैंने ये पॉइंट्स बताए कि मैंने यूनिटी और डिसिप्लिन सीखा, मैंने लीडरशिप सीखा, लेकिन मैंने उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सीखा कि कैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट पे भी आप खुश रह सकते हो, आप हैप्पी रह सकते हो, और कैसे फौज जो है किस हिसाब से काम करती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में विदाउट चादर फ्लोर पे नहीं सोया, लेकिन एनसीसी के टाइम पे मैं अपने बडी और मैं हमने जुगाड़ लगाया और हम जो थे बैरक के अंदर विदाउट बेड, विदाउट एनीथिंग, हम लोग फ्लोर के ऊपर सोए हुए थे, है ना। तो ये एग्जाम्पल जो है आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप देंगे या थोड़ा बहुत बना भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बता रहे हो गिव इट विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट। तो उससे क्या होता है, इंटरव्यूअर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इंटरव्यूअर भी शायद एनसीसी का कैडेट रहा होगा अपने टाइम पे, या उसने भी कुछ ऐसे ही जुगाड़ लगा के अपना सर्वाइवल किया होगा। एनसीसी में क्या होता है, जनरली आप मुश्किल कैंप्स में जाते हो तो वहां पे सब कुछ नहीं मिलता, सर्वाइवल करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज है। सवाल आप समझ गए कि एनसीसी में आप एनसीसी कैडेट हैं, आपको तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आपने एनसीसी की क्वालिटीज को हाईलाइट नहीं किया एसेसर के सामने। नहीं तो आप चाहे एनसीसी के थल सेना कैंप के होल्डर हो या आरडी के होल्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गॉट द पॉइंट। बट दिस इज अ डिजायरेबल, मतलब है तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप इस तरीके से अपना फ्रेम ऑफ माइंड बना के जाइए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेम ऑफ को कैसे हाईलाइट करोगे, फटाफट बता देता हूं। जैसे पूरा का पूरा कटोरा कट करवा के जाओ, ठीक है, ऊपर 2 नंबर या 4 नंबर जो भी होता है, इधर 0 या 2 नंबर करा साइड में, राइट। और जैसे ही जाओ एकदम स्ट्रेट चेस्ट बाहर करके सीधा जाओ, और मतलब उनको कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि हाँ ये कहीं ना कहीं एनसीसी कैडेट है। वो हेयर कट से ही लग जाता है, राइट, क्योंकि वो हेयर कट कराने के लिए भी थोड़ा बहुत ना दम चाहिए होता है। जैसे मैंने भी कराया था उस टाइम पे हेयर कट, तो मुझे भी लग रहा था यार ये तो पंगा ही ले लिया है ना, बट फिर भी चलो। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप हैं तो इट इज गुड, नहीं है तो ओके। आर यू सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो वेरी गुड, यहाँ पे आप कर सकते हैं येस, ओके। और जैसे ही आपने येस किया तो इसके नीचे वाला जो है यू नो डिटेल्स वो खुलना शुरू हो जाएगी सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, राइट। अब हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ द सर्विस या पोस्ट। क्या सर्विस और प्रेफरेंस पोस्ट है, आप चाहे कुछ भी रखो, सीआरपीएफ रखो, सीएसएफ रखो, बीएसएफ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इट कम्स जब आप अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो और डैफ में कुछ और दिख रहा है। जब ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और कॉन्ट्राडिक्शन के केस में आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो मैं सवाल इस पे नहीं बोल रहा कि आप सीआरपीएफ रखिए या सीएसएफ रखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब भी आप कर रहे हो ये सब चीजें तो जस्टिफाई करना आना चाहिए, राइट। इस बच्चे ने क्या लिखा था या मैंने क्या लिखा था अपने दोनों डैफ में, सीआरपीएफ माई फर्स्ट प्रेफरेंस, सीआईएसएफ माई लास्ट प्रेफरेंस एंड बीएसएफ सेकेंड
थर्ड जो भी ITBP शायद थी और SSB इस तरीके से, राइट। तो मैंने अपने आप को उस तरीके से हाईलाइट किया था। आप CISF रखेंगे वो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने CISF वाले भी बहुत सारे नहीं, बहुत गिने चुने एस्पिरेंट हैं जिनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन बाकी CISF वाले जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखने वाले होते हैं वो जनरली अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते, इसीलिए दे गेट वेरी लेस मार्क, राइट। ओके, तो ये आप समझ गए सर्विसेज के बारे में, समझ गए। चलिए, आर यू एवर एम्प्लॉयड, वर यू एवर एम्प्लॉयड, आर यू इन गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस, ये आपने खुद देख लेना है इसमें आप हैं कि नहीं हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयड हैं तो आपको उस हिसाब से फिल करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आप इस हिसाब से फिल कर सकते हैं। देखो, अगर तो आपका स्टडीज में गैप 2 साल से ज़्यादा है ना, कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद आप जो है 2 साल से ज़्यादा हो गया है गैप और आप सिर्फ UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि राइट इट डाउन ओवर हेयर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब जर्नली हम कर सकते हैं और आप में से बहुत सारे कर भी रहे होंगे कि हाँ, किसी को बच्चे को ट्यूशन कोचिंग दे दिया, किसी को बच्चे को 10th-12th के बच्चों को पढ़ा दिया। मेरे ऐसे दोस्त थे जो करते थे, है ना, 10th-12th बच्चों को पढ़ा दिया, या किसी कोचिंग सेंटर में लेक्चर बेसिस पे काम कर लिया, है ना। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, और लेक्चर बेसिस पे काम करने में हमारा भी बेनिफिट होता है कि हम भी थोड़ा बहुत अपने पैरों पे स्टैंड होते हैं और हमारे पढ़ाई में भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, राइट। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो लिख देना प्राइवेट, बिकॉज दे नेवर वांट पीपल हु आर लाइक कि बस तैयारी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। बस तैयारी करने वाली जो अप्रोच है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच होती है इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूज, राइट। चलो, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल दो, कुछ भी डाल दो। टीचर्स है आपका, टीचर्स मंथली रेम्यूनरेशन, यस यस यस। नाउ देयर इज अ पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। देखो, आपने यहाँ पे, आपकी उम्र है 27 साल, आप OBC हैं, SC ST हैं, आपके स्टडीज में गैप हो रखा है 3 साल 4 साल का, 5 साल का स्टडीज में गैप है, सो आपका यहाँ पे रेम्यूनरेशन आएगा 8,000, 10,000, 12,000। तो सीधा इंटरव्यूअर आपके इस रेम्यूनरेशन रेवेन्यू पे सवाल पूछेगा, वाई यू आर गेटिंग so less amount, how you will be able to survive yourself, right? तो यहाँ पे उतना लिखिएगा जितना पॉसिबली ठीक लगता है लिखने में। जैसे यहाँ पे अगर 5,000 लिख दिया और 5,000 आपको मंथली मिल रहा है तो आप सरवाइव कैसे करोगे? 8,000 में क्या सरवाइव करोगे? सवाल आता है कि नहीं आता? तो यही चीज़ याद रखना, यहाँ पे वो चीज़ लिखिए जो लगे भी कि हाँ सर्वाइवल है। ऐसा नहीं कि हाँ 2400 कैलोरीज हैं, इतना इतना, कौन सी कमिटीज़ थी जिन्होंने बोल रखा था कि इतना इतना आपने इनटेक करनी है कैलोरीज और इतना अमाउंट खर्चा आएगा हर दिन का या महीने का, जो भी था वैसा नहीं, राइट। ओके, परमानेंट, एडहॉक, टेम्परेरी, जो आपको कैटेगरी लगती है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नथिंग वुड क्रिएट अ ट्रबल फॉर यू, ठीक है। या आज तक नहीं किया कभी जॉब तो एक आधे इंस्टीट्यूट में करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत है। और अगर नहीं लगता कि नहीं मैं गलत बता रहा हूँ तो आप डेफिनेटली यू कैन यू आर नॉट सपोज टू फॉलो दीज थिंग्स, बट ये चीज़ मैं तब बता रहा हूँ क्योंकि दीज आर माई ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इसीलिए, राइट, तो दे वुड आस्क यू डायरेक्टली कि यहाँ पे 8,000, 10,000, 12,000 ही क्यों कमा रहे हो, ये ठीक है आपके लिए, इस तरीके से ही कर रहे हो क्या आप? तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप 2-3 इंस्टीट्यूट्स के नाम लिख सकते हो या जो भी है आपको लगता है कि लिखना चाहिए आप लिख सकते हो। नाउ have you been self-employed? If you come under this category you can write it down. Now place of birth, town, district, state, यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही यूनिक प्लेस है तो they would ask you a question, otherwise नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका मेजर पॉइंट आता है, डिटेल ऑफ अदर एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट हेल्ड टू बी बाय द यूपीएससी। तो यूपीएससी है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जेन्युइन है और दूसरी बात ये उस कैंडिडेट का सिस्टम ही ऐसा था, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, ध्यान से सुनिएगा। आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आप कर रहे हैं सिविल सर्विस, आप कर रहे हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट टू वेयर दैट यूनिफॉर्म, राइट। अब यूनिफॉर्म के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा दैट आई एम एक्चुअली अ यूनिफॉर्म पर्सनल।
मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे वर्दी चाहिए विद द स्टार्स ऑन माई शोल्डर। ये दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अगर जेन्युइन यूनिफॉर्म लवर हैं तो आपने जर्नी शुरू की होगी अपनी लाइफ की एनडीए से। एनडीए दिया होगा, फिर बेचारे ने सीडीएस दिया होगा, फिर बेचारे ने सीएपीएफ दिया होगा, राइट? तो जितने भी एस्पिरेंट इस कैटेगरी में है, प्लीज डोंट फॉरगेट कि ये सब चीजें आपने लिखनी है। आप ये सोचेंगे यार इंटरव्यूअर क्या सोचेगा, यार ये तो फेल ही होता रहा है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल होता रहा है तभी तो आज आपके सामने बैठा है। मैं फेल होता रहा तभी तो मैं आज आपके सामने बैठा हूं। तो ये फेलियर ने मुझे आज आपके सामने बैठाया है। इट शोज दैट मैं कभी हार नहीं खाता। मतलब ये स्टूडेंट का दिखा रहा है ना? ठीक है। और जो स्टूडेंट है जो बेसिकली जिनका, और एक चीज और है, जो आप यहाँ पे सिविल सर्विसेज का मेंशन करोगे इट इज गुड इनफ, लेकिन अंडरस्टैंड यहाँ पे दो चीजें होंगी। जनरली जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, दोस्त थे या आगे के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे सिविल सर्विसेज लिखा है, यहाँ पे प्रीलिम्स लिखा है, यहाँ पे मेंस लिखा है, उनका जो इंटरव्यू है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बच्चा जो है सिविल सर्विसेज वाला है। कोई गलत नहीं है, ऑब्वियसली सबका बैकअप ऑप्शन होता है, लेकिन फिर वो ना आपको सिविल सर्विसेज के मोड में डाल देंगे, बिकॉज दे आर एक्सीलेंट इनफ, दे हैव टेकन एन नंबर ऑफ सिविल सर्विसेज इंटरव्यूज, राइट? तो दे हैव एवरीथिंग इन देयर माइंड कि कैसे कैसे सवाल पूछ लेने हैं इससे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो माई एडवाइस इज, या मेरे दोस्तों की जो एडवाइस है, जो उन्होंने उस टाइम पे ये गलती की थी, डोंट राइट सिविल सर्विसेज वाला एस्पेक्ट, या लिखना भी है तो एक आधी बार लिख लो, राइट? बाकी डिफेंस का पूरा डालने की कोशिश करो। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे ये चीज हो रखी है कि एक बच्चा है जिसने लिख रखा है सिविल सर्विसेज 4 बार लिखा हुआ है उसने, मेंस 4 बार लिखा है, एक इंटरव्यू दे रखा है उसने, तो उस सिचुएशन में वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे एसएसआरस? वो यही एक्सपेक्ट करेंगे इससे सिविल सर्विसेज वाले ही सवाल पूछ लिया उसके पॉलिटिकल साइंस पे, 15 मिनट पॉलिटिकल साइंस पे निकल गया और 15-20 मिनट उसके किसी और चीज में निकल गए। अंडरस्टैंड? कोई डिफेंस का सवाल नहीं पूछा, राइट? तो आप ये गलती मत करना, ठीक है? अगर कोई दिक्कत आएगी कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई भी डाउट क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है? नाउ ये सही है, समझ आ गया? अगर कोई क्लियर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देना इतना एग्जाम दिया है और आज मैं आपके सामने बैठा हूं, राइट? चलो, हैव यू एवर डिबार्ड एनी पब्लिक सर्विस कमीशन? नो। फादर का नाम, मदर का नाम, नेशनैलिटी, ये सब फादर और मदर के प्रॉपर इनकी डिटेल होगी, सैलरी वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। फादर मदर का प्रोफेशन, हाँ, एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, एनुअल इनकम ऑफ योर मदर, राइट? तो ये आपने लिखना है। ये मैं सब चीजें एक बाय वन बाय वन नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज कोई तुक नहीं बैठता, सभी का अपना अपना ये चीजें हैं जो आपने खुद अपने हिसाब से लिखनी है, राइट? ओके, नाउ प्लीज गिव पर्टिकुलर्स ऑफ प्राइजेस, मेडल्स, स्कॉलरशिप, ईटीसी, राइट? अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं अबाउट व्हाट प्राइजेस यू हैव वॉन, राइट? बट इसमें भी याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज के अंदर कि आप प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप वो लिखो जिनकी ना कुछ स्कूल लेवल पे छोड़ो, कुछ ऐसे लेवल पे लिखो जहाँ पे नेशनल लेवल पे लिखो, या कोई ऐसा अवार्ड मिला है जिसकी कुछ रिकॉग्नाइजेशन है। कोई स्कूल लेवल पे मेरे को पेंटिंग कंपटीशन मिल गया था, उसमें मैं जीत गया था, या कुछ डांसिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ये नहीं। अगर ये लिखोगे ना, आपको मैं बताता हूँ 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि आपका ये जो एरिया होगा ये फुल हो जाएगा, राइट? और ये एरिया जब बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा तो इंटरव्यूअर इस एरिया से पीछे हट जाएगा, बोलेगा यार इतना सब है और इसने पहली लाइन में स्कूल कंपटीशन लिखा हुआ है। स्कूल कंपटीशन क्या, कम से कम कॉलेज कंपटीशन तो लिख, इंटर स्टेट कॉलेज कंपटीशन लिख, नेशनल कंपटीशन लिख, है ना? तो ये चीज़ होगी, ठीक है? और दूसरी बात, इससे क्या हो जाएगा, इससे कोई सवाल नहीं पूछेगा, इंटरव्यू पीछे ही हट जाएगा। और आपसे ये जो आपकी जो 2-4 चीज़ें, एक आधी चीज़ बताने वाली भी होगी ना, हाईलाइट करने वाली, वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगी। अंडरस्टैंड? तो राइट इट डाउन ओवर हेयर, प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप विच यू कैन जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब समझ गए ना? अभी तक तो समझना आपको ज़रूरी है। जस्टिफाई कर लो कि हाँ ये चीज़ लिख रहा हूँ तो जस्टिफाई कर पाऊंगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, अंडरस्टैंड? तो वो क्वेश्चन खुद आप देखिएगा, राइट?
तो प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप उस हिसाब से लिखो, ज़्यादा मत लिखो, स्कूल लेवल के कोई पॉइंट नहीं है, बहुत लिमिटेड लिखो, लेकिन लिखना है तो अच्छा लिखो, ठीक है। उसके आगे, हाँ, टीम गेम, स्पोर्ट्स, एनसीसी, हिचहाइकिंग एंड माउंटेनियरिंग, है ना। अब इसमें क्या लिखना है, देखिए एनसीसी मेरे पास थी, मैंने एनसीसी के रिगार्डिंग बहुत चीज़ें लिखी थी, बहुत चीज़ें मतलब रेलेवेंट चीज़ें, कि आई अपीयर्ड फॉर द थल सेना कैंप, आई अपीयर्ड फॉर दी जो आरडीसी के पहले कैंप्स होते हैं उसमें मैंने अपीयर किया था, एंड आई वॉज ऑल्सो दी दैट अंडर ऑफिसर, सेकेंड अंडर ऑफिसर जो होता है, सीनियर अंडर ऑफिसर के नीचे जो होते हैं अंडर ऑफिसर, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, राइट। और ये 2-3 चीज़ें मैंने ऐसे लिख दी थी। मैंने वॉलीबॉल लिख दिया था, आई वॉज अ कैप्टन इन माई वॉलीबॉल टीम, है ना, इस तरीके से, राइट। इसके अलावा पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेज, नाउ इट इज स्कूल एंड कॉलेज। अगर आप हेड बॉय रहे हो, आप स्कूल कैप्टन रहे हो, मैं था स्कूल कैप्टन था, मैं हेड बॉय भी रहा अपने अलग अलग स्कूल्स में, मैंने बहुत सारे स्कूल्स चेंज किए, तो उसमें मैं 12th में भी बना एंड 10th में भी बना, और 6th क्लास में, 5th क्लास में भी था, 5th, 10th और 12th में, तीनों में था। मैंने तीनों नहीं लिखे, बट मैंने 10th और 12th का मेंशन कर दिया, मैंने कॉलेज का भी मेंशन कर दिया कि मैंने आईसेक में पार्टिसिपेट किया। ये हर एक का अपना अपना इनिशिएटिव है ना, बट उस तरीके से लिखेगा जिससे इंटरव्यूअर को थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाए, इंटरेस्ट आए, राइट। चलो, एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट में, जैसे यहाँ पे आप याद रखो, यहाँ पे देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन गेम चेंजर है। इंटरव्यूअर को आपका एक भी वर्ड अच्छा लग गया ना कि चल यार इसके ऊपर सवाल पूछता हूँ, तो वो वहीं से खींच के सवाल बना देगा। तो यहाँ पे ही आपने ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे मेरी हॉबीज़ क्या है, जो मैं डेली निकालने की कोशिश करता हूँ, टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे बोला गया था जिम, है ना, मैं जिम करने का शौकीन हूँ, तो मेरे को ये कहा गया कि जिम अगर लिखोगे तो वो तो अलग एक नॉर्मल वर्ड है, यू कैन राइट इट डाउन। तो मेरे को ये भी शौक था कि कैलिस्थेनिक करने का। कैलिस्थेनिक मतलब इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आप फौज में भी अगर यूज़ करोगे, कैलिस्थेनिक अपने CISF में भी होता है, आप देखेंगे तो वहाँ पे जो कमांडोज होते हैं वहाँ पे कैलिस्थेनिक सिखाया जाता है उनको, ठीक है। CRPF में भी कोबरा कमांडोज को सिखाया जाता है लगभग। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आगे मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, मानते हैं ना आप चीज़। तो इस तरीके से आपका जो करिकुलम होना चाहिए, हॉबी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जिससे कल को आप इस चीज़ से हेल्प कर पाओ अपनी फौज के अंदर एज अ लीडर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैलिस्थेनिक लिखा था, कंप्लीटली रिलेटेबल टू दी CAPF, कंप्लीटली वहाँ पे यूज़ हो सकती है। सेकेंड थिंग, मैंने लिखा था टू ह्यूमन न्यूट्रिशन, आई वॉज अ सर्टिफाइड ह्यूमन न्यूट्रिशनिस्ट। तो मैंने क्या किया था कि मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन लिखा था। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन काम में आ सकता है, बिल्कुल काम में आ सकता है। इट वुड हेल्प माय जवान्स, मेरे जो जवान होंगे उनके लिए मैं मेक श्योर करूँगा कि जंगलों के अंदर भी वो अपना न्यूट्रिशन संभाल के रखें। ये न्यूट्रिशन उनका जंगल के अंदर भी सर्व करते टाइम या सर्वाइवल के टाइम पर भी वो न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दे, उनको इतनी नॉलेज मैं दे दूंगा, राइट। तो ये चीज़ जो है करिकुलम एक्टिविटी में मैंने लिखी थी। न्यूट्रिशन मैंने कैलिस्थेनिक लिखा था, और एक चीज़ मैंने और लिखी थी, आई थिंक मुझे अभी याद नहीं आ रही है, समथिंग लाइक दिस वे। सो मुझे साइकोलॉजिस्ट ने यहीं से सवाल पूछ लिए थे, 3-4 सवाल मेरे साइकोलॉजिस्ट के यहीं से और उसके अलावा एनसीसी से मेरे 2-4 सवाल थे, पूछे गए थे, राइट। तो ये यहाँ तक जो है मेरा सारा आई थिंक 25 मिनट 30 मिनट का जो इंटरव्यू था मेरे इसी में पूरा कवर हो गया था। अच्छा, अब ये मेरा इंटरव्यू अच्छा कैसे गया होगा, इसीलिए क्योंकि मैं जहाँ चाहता था वहाँ से सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चाहते हो सवाल पूछना। ड्राइव द इंटरव्यू, स्टेयरिंग आपके हाथ में होनी चाहिए, राइट। और ये हमने देख लिया, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड होगी। कोई भी सवाल होगा कमेंट डाउन में लिख दीजिएगा, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्कोर एटलीस्ट 100+ मार्क्स, राइट। चलो, हाउ मेनी टाइम्स यू अपीयर्ड फॉर दी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द करेंट एग्जाम हेल्ड जो हुआ था 2018 का है, ये पुराना वाला है, तो आप जेन्युइनली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
एंड एक्सेप्टेड एलोकेशन टू द सर्विस। ये 2-3 चीजें हैं जो आप पढ़ते ही समझ जाओगे, राइट। सो इस वीडियो में तो हमने 19 पॉइंट्स को कवर कर लिया। देखिए अब ये सारे पॉइंट्स हैं, लिस्ट ऑफ इंक्लूजन अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, सर्टिफिकेट ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बी या सी सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। एनी अदर सर्टिफिकेट जो आप देना चाहते हैं, जो सपोर्ट में देना चाहते हैं, राइट। सो ये सारा हमारा डैफ का खत्म हो गया, ठीक है। और ये है ओबीसी एनेक्शर, यहाँ पे अगर किसी का ओबीसी कैटेगरी है तो वो कर सकता है, ये सारी चीजें इसमें है, राइट। सो हमने क्या किया है, हमने आज के इस सेशन के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया अपना मेजर चंक ऑफ डैफ, जिसमें हमने अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रॉपरली अबाउट द रेस्ट पार्ट। जो भी रेस्ट पार्ट है वैसे सारा कुछ इंक्लूड हो चुका है। आगे एक समरी शीट आएगी जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट और आपका ये जो हमने पढ़ा था हॉबीज इंटरेस्ट वाला सेक्शन, बस ये 3 चीजें होंगी और थोड़ा बहुत आपका डिटेल होगा। ये समरी शीट सारों के पास होगी, बट जो पूरा डैफ होगा वो आपके चेयरमैन के पास होगा, ठीक है। तो राइट, सो आज की क्लास में तो इतना ही। हमारे पास एक सिस्टम है, दैट सिस्टम इज व्हाट वी कॉल इट एज द पर्सनलाइज्ड डैफ क्वेश्चन बैंक। पर्सनलाइज्ड डैफ क्वेश्चन बैंक का काम ये होगा कि जो भी आपके सवाल होंगे, मतलब जो भी डैफ होगा आपका, उससे कैसे कैसे प्रोबेबल सवाल पूछे जा सकते हैं, वो हम आपसे आपके लिए पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे एंड आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग अब आपके लिए कर रहे हैं। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट वी ऑल्सो वांट फ्रॉम यू टू सपोर्ट एंड थोड़ा लाइक शेयर कीजिए सो दैट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिले। व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज, हम लोग एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जहां पे रिगरस इंटरव्यू प्रैक्टिस हो जाए। रिगरस मतलब पूरा दिन हम लोग इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू इज द गेम चेंजर। इंटरव्यू इज समथिंग जो जिंदगी आगे पीछे कर सकता है ना। तो चलो आज की क्लास में इतना ही। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, जय हिंद।